हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पार्ट 2। हम इससे पहले जो है ऑलरेडी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें जो पहली वीडियो थी वो फर्स्ट फेज़ की थी। अब फर्स्ट फेज़ जो था उस समय हमने काफ़ी सारे जो हैं ऐसे संगठनों के बारे में पढ़ा था, जैसे व्यायाम मंडल जो चापेकर बंधुओं द्वारा जो है शुरू किया गया था, मित्र मेला जो वी डी सावरकर द्वारा जो है भारत में शुरू किया गया था, जिसका नाम बाद में अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। हमने और भी समितियों के नाम पढ़े थे, जैसे अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति। इनमें हमने काफ़ी सारे जो हैं केसेस भी पढ़े थे जो काफ़ी पॉपुलर थे। इवन हमने यहाँ तक कि दिल्ली दरबार जो लगा था, उसके बाद जो दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें रास बिहारी बोस जो है बम फेंक देते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर, तो उसके बारे में भी पूरी स्टोरी पढ़ी थी, जो कनेक्ट कर रही थी किससे, सुभाष चंद्र बोस से। और हमने इवन लंदन का जो है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को भी पढ़ा था। तो ये तो सारे खैर ऐसे पॉइंट्स हैं, गदर पार्टी और ये जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एक और जो है हमने वीडियो करी थी, जो दूसरी थी वो थी पार्ट 2, वो सेकेंड फेज का ही पार्ट 1, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड बेस थी। मैंने बोला था कि हम जो है अपनी वीडियोस एक टाइम पीरियड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो पहला फेज़ था वो 1920s के अप्रॉक्स था, इसीलिए जो है 1920s में हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें जो है सबसे पॉपुलर इंसिडेंट कौन सा हुआ था, काकोरी कंस्पिरेसी केस, ठीक है ना, काकोरी कंस्पिरेसी केस। अब इसमें क्या था, काकोरी इंसिडेंट में ये जो है एक ऐसी ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ तक जो जा रही थी, काकोरी स्टेशन पर जो है रास बिहारी जो है ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, असफर उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, ये जो कुछ मेंबर्स थे, इन्होंने जो है उस ट्रेन में लूट की थी। और लूट करके जो है बाद में जब पकड़े गए थे तो इनको जेल हो गई थी। तो ये बहुत मोस्ट पॉपुलर नेम कह लीजिए, या ऐसे इंसिडेंट है कि ये ना एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि भाई राजेंद्र लोहड़ी थे, उनको किस जेल में डाला गया था, तो उनको भाई गोंडा जेल में डाला गया था। वहीं रोशन सिंह जो थे उन्हें इलाहाबाद में डाला गया था। अब राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ डाला गया था, गोरखपुर में डाला गया था। अशफा उल्ला को फैजाबाद में डाला गया था। और सबको जो है 19 दिसंबर 1925 में दी गई। बट जो सबसे खास बात थी, जो राजेंद्र लोहड़ी थे, राजेंद्र लोहड़ी, उनको जो है फांसी दी गई थी 17 दिसंबर, क्योंकि भाई उनसे जो है बहुत ज़्यादा डरते थे ब्रिटिशर्स। खैर ये तो बात रही फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ का, जो है हमने एक तरह से क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम सेकेंड फेज़ का ही पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली अब कवर कर रही है किस टाइम पीरियड को, जब हमारा वहीं साथ में चल रहा होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1930s का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें मोस्टली वही टाइम पीरियड कवर हो रहा है, जैसे 1928 से 30s या 35 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा जो है टाइम पीरियड चल रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में भाई ऐसे क्या एक्टिविटीज़ हुई। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है सॉन्डर्स की हत्या, या सॉन्डर्स जेपी सॉन्डर्स की हत्या, जो कौन थे, एक डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अब क्या होता है, हमने साइमन कमीशन पढ़ा था। जो साइमन कमीशन है ना, 1927 में जो है ये फॉर्म हुआ और 1928 में ये भारत आ गया। ये क्यों आया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे उसमें मेंशन था कि हर 10 साल में जो है रिव्यू की जाएगी, तो एक कमेटी आएगी। ये वही कमेटी थी जो 1928 में भारत आती है। तो ये हर जगह जा के ना दौरा करती है। तो जब दौरा कर रही होती है लाहौर का, तो उस समय पे जो है वहाँ पे काफ़ी सारे विद्रोह हो रहे होते हैं और गो बैक साइमन के नारे लग रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है लाला लाजपत राय जी भी थे, और साथ में हमने पढ़ा भी था जो भगत सिंह थे, और उनके जो अदर मेंबर्स थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे।
तो अब क्या होता है, वहाँ का जो पुलिस अध्यक्ष होता है ना, जेम्स ए स्कॉट, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं हत्या करने की, वो जो था ना, उसने लाठीचार्ज शुरू करवा दी थी, जो 30 अक्टूबर 1928 में हुई, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाठी जो है लाला लाजपत राय के सर पे लग जाती है। अब वो सर पे लग गई ना, इसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर को 1928 में, ठीक है। अब क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, जो अभी हमने बात की थी, इवन हमने ये फर्स्ट फेज में भी इसके बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी ना 1929 की, ये नौजवान सभा जो भगत सिंह द्वारा जो है जिसकी स्थापना की गई थी, उसी की मर्ज थी। और इसमें जो है, इसी में ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के जो है बदला लेने के लिए उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग करी। अब वो प्लानिंग कब की थी, एकदम 2 महीने बाद की डेट ली उन्होंने। 17 तारीख को उनकी डेथ हुई थी ना, 17 नवंबर को हुई थी, तो इन्होंने भी 17 तारीख ही चुनी, 17 दिसंबर 1928। अब कौन कौन था, भगत सिंह थे, राजगुरु थे। तो उस समय जो वहाँ के पुलिस अध्यक्ष के जो है कार्यालय तक वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने क्लियर किया कि वो वहाँ जाके ना सीधा फायरिंग शुरू कर देंगे, धेड़ धेड़ पूरी गोलियाँ चलाएंगे और गोलियाँ चला के सीधा एक बारी में किस्सा ख़त्म कर देंगे। पर होता क्या है, जो वो जब गोली चलाते हैं ना, जैसे ही मतलब भाई बाहर आते हैं, तो वो पहली गोली राजगुरु चला देते हैं और दूसरी गोली जो है भगत सिंह चला देते हैं। पर पॉइंट क्या होता है, जेम्स स्कॉट तो वहाँ से आता ही नहीं है। तो कौन आता है, उप पुलिस अध्यक्ष सॉन्डर्स जो हैं, जो अभी हम बात करें सॉन्डर्स की, सॉन्डर्स जो है वहाँ से निकलते हैं और उसको गोलियां लग जाती हैं। मतलब मारना तो स्कॉट को था, जेम्स स्कॉट को था, पर मर कौन गया, सॉन्डर्स, जो कि उप पुलिस अध्यक्ष था। अब क्या है, अब इन्हें जो है बच के भागना है, तो उन्होंने क्या किया, एक अन्य क्रांतिकारी थे भगवती चरण बोहरा, वो कलकत्ता में थे। अब इन्हें वहाँ पे इनके पास जाना था, तो अब इन्होंने क्या किया, इनकी जो पत्नी थी दुर्गावती, उन्होंने जो है इन्हें बचाया। अब इन्होंने क्या किया, भगत सिंह को तो अपना पति बना के ये बोल दिया कि भाई ये मेरा पति है, मैं इसे लेके जा रही हूँ, या हम साथ में जा रहे हैं, और जो राजगुरु है ना वो मेरा नौकर है। ये कहकर वो सेफली निकल गए कलकत्ता। तो वो तो भाई बच गए, इस इंसिडेंट में वो बच गए, और जो है सॉन्डर्स की हत्या भी हो गई, ठीक है। अब इसी तरह जो है, अब जो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है वो जो है असेंबली बम कांड, जो होता है 8 अप्रैल 1929 में। अब ये क्या होता है, इसमें क्या है कि ये अभी हमने बात की ना 8 अप्रैल 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, वहाँ पे जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उन्होंने बम फेंक दिया। भाई बम फेंक दिया उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और पहली बार वहाँ पे जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। एक्चुअल में तो इसकी रचना तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, पर नारे के तौर पे सबसे पहली बार यूज़ जो है भगत सिंह ने किया था, इनकलाब जिंदाबाद। अब क्या होता है, ये क्यों किया गया, उन्होंने बम क्यों फेंका, तो ये था लोगों को अवेयर करने के लिए। क्यों, अब भाई बम से कैसे अवेयर होंगे, बम से ऐसे अवेयर होंगे कि उन्होंने बम जो फेंका था ना, वो जानबूझकर फेंका था, और एक ऐसी जगह फेंका था असेंबली में, वहाँ पे जहाँ पे कोई भी ना खड़ा हो, या बेसिकली किसी को भी नुकसान ना हो। बम फेंका गया पर नुकसान किसी को ना हो, इसीलिए उन्होंने खुले में पर्चे भी बांटे, और इवन अपना जो अरेस्ट है खुद करवाया, भागे नहीं कहीं भी, खुद वो अरेस्ट हुए। उन्होंने बस लोगों को अवेयरनेस दिलानी थी वो बम फोड़कर, और कि हमें नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना, हमें अवेयरनेस फैलानी है। अब अवेयरनेस किस बात पे उन्हें फैलानी है, तो भाई एक कानून जो है वहाँ पे बनना जा रहा था, पास होने वाला था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो रॉल टैक्स से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो अब भाई क्या था, अब वो उन्हें लोगों की आंखें खोलनी थी ना कि इस बिल का विरोध करो, क्योंकि इस बिल का विरोध हो नहीं रहा था, जबकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक था। अब आंखें खोलनी थी, तो भाई ये क्या था, तो इन सब विद्रोहों को रोकने के लिए जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, मास मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उन सबको जो रोकने के लिए इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल 1929 में
पास करने की कोशिश की। ये क्या था, ये भी रॉल्ट एक्ट जैसा ही था कि अगर किसी को भाई उन्हें लगा कि ये गुनहगार है तो भाई बिना किसी ट्रायल के जो है उसको पकड़ लेंगे। पर होता क्या, अब ये पास तो नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसी तरह जो है एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी आता है जिसमें ट्रेड यूनियंस को हड़ताल की कार्यवाहियों से होने वाले नुकसान के दायित्व से जो है प्रतिरक्षा या हड़ताल करने की क्षमता को प्रभावित करता है कि भाई अब वो हड़ताल जो है नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो ये ट्रेड यूनियंस के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा था, ठीक है। तो अब पास करने के लिए जो है केंद्रीय विधानसभा में ये भी बिल जो है उस समय जा रहा था। तो इन सब से जो है अवेयर करवाना था लोगों को, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे बॉम्ब फेंका। अब जब ट्रायल हुआ ना तो जो बुटकेश्वर दत्त थे वो तो बच गए क्योंकि उनके पास एक अच्छा वकील था असफ अली। बट भगत सिंह जो थे उन्होंने जो है अपना बचाव खुद किया, कोई और वकील अपॉइंट नहीं किया। इस वजह से जो है अब भाई उन्होंने खुद लड़ा तो जो उनकी अपील थी जो उन्होंने दी थी वो ठुकरा दी गई और 14 साल की जो है जेल उन्हें हो गई। अब जेल 14 साल की इसीलिए हुई क्योंकि जो उन्होंने बम फेंका था उससे नुकसान किसी को नहीं हुआ था। अगर भाई कोई मर जाता तो फिर उनको भी भाई फांसी पे चढ़ा देते, पर कोई मरा ही नहीं था तो फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए जो है उनको 14 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में वहाँ पे अपना समय बिता रहे हैं। तो उस समय जेल में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो यूरोपियंस हैं और इंडियन प्रिजनर्स हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव है। मतलब कैदी वो भी हैं, कैदी भारतीय भी हैं, पर फिर भी बुरा व्यवहार भारतीयों के साथ हो रहा है। उन्हें खाने के लिए खाना तक अच्छा नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कपड़ा, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। जितनी भी सुविधाएं और ब्रिटिश जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन प्रिजनर्स को पूरी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है, जबकि है तो कैदी वो भी। तो इसी को चलते ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पे जो है भूख हड़ताल शुरू कर दी कि भाई इतना गंदा खाना हम नहीं खाएंगे, हम तो भूख हड़ताल करेंगे। या तो खाना अच्छा करो, सबको बराबर का दो, कोई भेदभाव ना हो, तब हम खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। तो होता क्या है, अब ये चलती रहती है, हंगर स्ट्राइक चलती ही रहती है और इतनी लंबी हो जाती है कि अब ये मानो 63 डेज़ तक ये हंगर स्ट्राइक चली, जिसमें जो है जतेंद्र नाथ दास थे भाई। 63 डेज़ के बाद जो है मतलब 13 सितंबर 1929 को उनकी भूख के मारे जो है मौत हो जाती है। इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने की वजह से वो मर जाते हैं। तो अब ये जो डेथ हुई ना उनकी, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट बनने लगा कि भाई कैदियों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है लाहौर कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ निंदा के रूप में केंद्रीय विधानसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। और एट द एंड क्या होता है, भगत सिंह जी को जो है ना 5 अक्टूबर 1929 में मतलब 116 दिन का हंगर स्ट्राइक ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और 116 दिन बहुत मायने रखता है। तो ये जो है हंगर स्ट्राइक को ख़त्म किया गया। बट अब जो है एक जो आता है केस, वो था लाहौर षड्यंत्र केस। अभी हमने सबसे पहले जो है ऊपर जब हमने ये क्लास शुरू की तो हमने सबसे पहले किस इंसिडेंट के बारे में बात की थी, सॉन्डर्स की हत्या की, जहाँ मारना किसको चाहते थे, जेम्स ए स्कॉट को, पर मार किसे देते हैं, सॉन्डर्स को, और बच के निकल लेते हैं। यहाँ तो केस ख़त्म हो गया भाई, बच के निकल लिए, पर ये केस फिर से ओपन हो जाता है। अब कौन करता है, तो जो है बनवाली लाल थे, उसने एक गद्दारी की, उन्हीं के व्यक्ति थे, उन्होंने की गद्दारी, जिसकी वजह से जो है ये केस दोबारा ओपन हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि ये केस ओपन करके तो देखो। तो अब जब ओपन किया गया ना, अब जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं दोषी पाए गए। तो अब दोषी पाए गए, अब तो पता लग गया कि भाई मर्डर हुआ है, जान गई है, तो अब तो फांसी ही होगी। तो इसीलिए जो है इनको 24 मार्च 1931 में जो है फांसी देने का आदेश दिया गया लाहौर में, जो कि सतलज नदी के तट के पास है। तो जब इनका लास्ट टाइम था ना, उस समय पे ये जो है ना लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे भगत सिंह। अब क्या हुआ, अब जब इन्हें फांसी हो रही थी ना, इन तीनों को, राजगुरु,
सुखदेव, भगत सिंह, इनको जब फांसी हो रही थी तो उनके सपोर्ट में इतनी भीड़ जमा हो गई, इतनी भीड़ जमा हो गई, होने लग गई कि अब जो है उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 24 की जगह 23 मार्च को जो है उनको फांसी दे दी, ताकि जो है उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तो अब जो है यहाँ पे ये पॉइंट इनकी फांसी से पहले है, क्या होता है, जो बुकेटेश जो है भगवती चरण बोहरा है और उनकी जो वाइफ थी और यशपाल थे, ये जो थे ना, ये इरविन को इन सब चीज़ों का दोषी मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब इरविन जो है निज़ामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन से मतलब बैठता है, ट्रेन में जाता है, तो उस ट्रेन को ये बम से उड़ा देते हैं। अब क्या होता है, ये इंसिडेंट कब होता है, ये होता है 23 दिसंबर 1929 का, और जो इनकी फांसी है वो 23 मार्च 1931 की है। आप ये ध्यान रखिए, ये इंसिडेंट है पहले का। ये जब भगवती चरण बोहरा इन्होंने जो हेल्प की थी ये उससे पहले कि भाई उन्होंने जो है आज़ाद जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला भी था कि भाई अभी जो है तैयारी पूरी नहीं है या उस हिसाब से नहीं है, अभी ये मत करो, बट उन्होंने जो है मानी नहीं और जो है ये इंसिडेंट किया, ये ट्रेन को बम से उड़ाया। तो ओवरऑल क्या होता है, फिर भी इरविन बच जाता है और इस ब्लास्ट में मारा जाता है, वो ब्लास्ट में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं और इरविन बच जाता है। तो अब इस घटना पे जो है गांधी जी ने ना अपनी यंग इंडिया में ब्लास्ट ऑफ द बॉम्ब एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने सारे क्रांतिकारियों की जो है निंदा की, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से जो है उन्होंने भगवती चरण बोहरा और यशपाल को कहा कि भाई एक लेख लिखो यंग इंडिया में यंग इंडिया के जो है ब्लास्ट ऑफ द बॉम्ब के खिलाफ। तो उन्होंने लिखा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, जो उन्होंने जगह जगह बंटवाया और गांधी जी का क्रिटिसिज्म किया। अब क्या होता है, 1932 में जो है जाके इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस इंसिडेंट के लिए 14 वर्ष की जेल होती है, जिसमें जो है 1937 में तो भाई पहला जो प्रांतीय चुनाव आगे होगा जो हम पढ़ेंगे, उसमें जब गोविंद वल्लभ पंत जो है पहले मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी के, तो वो 2 मार्च को जो है 1938 में उन्हें निकाल लेते हैं। ठीक है, वो मतलब उन्हें जो है 1937 में निकाल लेते हैं और 2 मार्च जो है 1938 में यशपाल को रिहा करा लेते हैं, जो कि आज में हिंदी साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने यहाँ देखा जो 23 मार्च को इन्हें फांसी हुई, इससे पहले का एक और इंसिडेंट है। तो जो ये चंद्रशेखर आज़ाद है ना, चंद्रशेखर आज़ाद जो है 27 फरवरी जो है 1931 में जो है इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क जो था, वहाँ पे उन्होंने जो है भाई किसी के द्वारा खबर दे दी गई कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद है, तो इस वजह से जो है खुद को गोली मार के अपनी हत्या कर ली। अब वो पॉइंट उठता है कि वो एल्फ्रेड पार्क या इलाहाबाद की साइड वो गए क्यों थे, जब उन्हें पता था कि भाई मुझे ढूंढा जा रहा है पुलिस द्वारा। तो वो इसलिए गए थे वो ताकि गांधी जी से भगत सिंह जी के लिए जो है निवेदन कर सके कि वो उन्हें बचा ले, उनकी फांसी जो है रुकवा ले। पर वो जो है ऐसा नहीं करते हैं, गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए आगे चल के उनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है इस बात पे। तो एट द एंड भाई जो है इनको फांसी हो जाती है और जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी खुद को गोली मार के जो है अपनी हत्या कर लेते हैं, और जो भगवती चरण बोहरा है और यशपाल थे ये भी जो है जेल में पहुंच जाते हैं। तो अब भाई यहाँ पे जो है उनका जो उनके मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा या तो मारे जा चुके थे, या तो उन्होंने खुद को मार लिया था, या फिर जो है वो जेल में थे। अब हम बात करते हैं और संस्थाओं की या और लोगों की जिन्होंने जो है इन रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब जैसे बंगाल था, बंगाल में भी काफ़ी सारे क्रांतिकारी आंदोलन थे जो हमने पहले भी कवर किए थे, जैसे मैंने शुरू में ही बोला क्लास के, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति। तो भाई इन्हें फॉर्म करने वाले जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना, उनके कहने पर अनुशीलन समिति को फॉर्म किया गया। इनके संस्थापक कौन थे, प्रमेय नाथ मिश्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बासु, इन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया, और इनके मतभेद से जो है युगांतर समिति के ये सारे मेंबर्स ने जो है इसमें योगदान दिया, जैसे अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र चाटी जो है, खुदीराम बोस, तो ये सारे लोग। ठीक है, और ये जो समितियां थी ये भी 1930 से 1935 के अराउंड ना जो है
सक्रिय होने लगती हैं और पार्टियां भी बनने लगती हैं, जैसे बंगाल स्वयं सेवक संघ जो बीवी पार्टी है 1928 में बनती है, बंगाल वॉलेंट्री पार्टी हो गई। संस्थापक कौन? हेमचंद्र घोष, लीला नाग। श्री संघ भी थी, उसकी संस्थापक कौन थे? अनिल राय। अब ऐसे ही जो है और भी काफ़ी सारे लोगों ने जैसे इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट किया था, जैसे गोपीनाथ शाह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल का जो बदनाम पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगॉट, उसकी हत्या कर दी, और जो है अंग्रेज़ डे, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है। अब ऐसे ही और भी लोग थे, जैसे हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं सूर्य सेन की, जो कि कहलाते थे मास्टर दास। ये कौन थे? ये थे चटगांव के रहने वाले थे, वहाँ के बंदरगाह ये एक बंदरगाह क्षेत्र था जहाँ पे जो है एक राष्ट्रीय विद्यालय में ये एक इतिहास के शिक्षक थे। अब इन्होंने जो फॉर्म की थी वो थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें 500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं जुड़े थे, और इन्होंने प्लानिंग की 18 अप्रैल 1930 की। इसमें इन्होंने सोचा कि अगर हम जो है ब्रिटिशर्स के जो शस्त्रागार हैं, बेसिकली जहाँ वो शस्त्र रखते हैं, वहाँ पर ही अगर अधिकार कर लें या उसको जो है कैप्चर कर लें तो अंग्रेज़ कमज़ोर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उन पे उनके आर्मी के जो सामान हैं, उनकी राइफल्स हैं, उनकी गन्स हैं, उनके जितने भी शस्त्र हैं, वो सब के सब अगर उनके हाथ आ जाएं तो वो तो कमज़ोर हो ही जाएंगे। तो इसीलिए भाई इसकी चोरी के लिए पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई, जिसके लिए उन्होंने 4 टुकड़ियाँ बनाई। पहली टुकड़ी जो थी टेलीफोन एक्सचेंज को नष्ट करना। क्यों भाई? अगर संचार हो गया या ये सूचना पहुंच गई तो और आर्मी आ जाएगी ना इधर, तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी था कम्युनिकेशन को तोड़ना, और इसीलिए भाई तार व्यवस्था को भी नष्ट किया गया। तो दूसरी टुकड़ी भेजी तार व्यवस्था को नष्ट करने, पहली टुकड़ी भेजी टेलीफोन एक्सचेंज जो है उसको नष्ट करने। अब तीसरी टुकड़ी जो है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मोर्चे पर भेजी, और चौथी टुकड़ी किसकी थी? कुछ 65 जो हैं लोग थे जो भेष बदल के अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। बेसिकली अंग्रेज़ समझ रहे थे ये हमारी साइड से लड़ रहे हैं, पर एक्चुअल में वो किसके साथी थे? वो साथी थे सूर्य सेन के। ठीक है, सूर्य सेन के। फिर अब आगे क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना, इसमें महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं, जिससे जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होती या कुछ मतलब उनको शक भी नहीं होता कि ये जो व्यक्ति हैं ये हमारी सेना के हैं या किसके हैं। तो इसमें सबने पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल क्या होता है, इस लूट के बाद जो है अंग्रेज़ तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ से भाग गए। तो वहाँ पे जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए, तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और ये ऐसी पहली अस्थाई क्रांतिकारी सरकार थी जिसके राष्ट्रपति वो खुद थे सूर्य सेन। मतलब वहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हट चुकी थी और किसकी सरकार चल रही थी? सूर्य सेन की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार चल रही थी वहाँ पे। और वो इतना वक्त तक टिक गई कैसे? क्योंकि जो है गोरिल्ला वेलफेयर टेक्निक थी वो उसको अपना रहे थे, जिससे क्या हो रहा था ना, अगर उनके 12 क्रांतिकारी मारे गए तो ब्रिटिशर्स के 80 सैनिक मारे गए। मतलब इतना बड़ा रेशो, तो ब्रिटिशर्स का ही नुकसान ज़्यादा था। तो ओवरऑल इसी वजह से कि भाई इनका जो है भाई नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इतने कम लोग, मतलब इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, सूर्य सेन पर इनाम रखा कि भाई कोई भी हमें लाके दो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, पर गवर्नमेंट को लाके दो, आपको इनाम मिलेगा। 10,000 का इनाम। उस समय 10,000 कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। तो 10,000 का जो है उन्होंने अमाउंट रखा। यहाँ आप देख रहे हो ये जो है प्लानिंग 1930 के अप्रॉक्स हुई थी। ठीक है, 18 अप्रैल को। अब जो है क्या होता है हम देखेंगे, इनकी जो पूरी स्टोरी है, या बेसिकली जो ये पकड़े जाते हैं 1933 में। तो आप देख रहे हो तकरीबन 3 साल तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई है वहाँ पे। तो अब क्या होता है, पटियाला नामक जगह पे ना ये अपनी सावित्री देवी, एक दोस्त या जो भी है सावित्री देवी, उनकी शरण में चले जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को जब पता लगता है तो वो आती है पकड़ने। तो कौन आता है? कैप्टन कैम्पबेल आते हैं।
तो जब वो आते हैं तो सूर्यसेन उन्हीं की हत्या कर देते हैं, कैप्टन कैंपबेल की। अब भाई उनकी हत्या कर दी तो अब वहाँ से भागना तो पड़ेगा ना, कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा वहीं पहुँच जाएगी, उनकी सेना वहीं पहुँच जाएगी। इसलिए शरण लेने के लिए कहाँ गए? अपने मित्र के पास, नेत्र सिंह के पास गए। अब क्योंकि इन पे इनाम इतना ज़्यादा था ना 10,000 का, तो उन्हें आ गया लालच, तो उन्होंने करवा दिया गिरफ्तार इन्हें। इसीलिए जो है 16 फरवरी 1933 में जो है ये पकड़े गए, सूर्यसेन जो है पकड़े गए। अब इनको बचाने के लिए उनका दूसरा दोस्त तारकेश्वर बचाने का प्रयास करता है, पर क्या करे, वो खुद ही नहीं बचा पाए, और एट द एंड उनको भी जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी ये जो 12 जैन 1934 में। और जब फांसी पे चढ़ाया जाता है ना, तो कहा जाता है कि भाई बड़ी दर्दनाक तरीके से, बड़े बुरी तरीके से जो है उनके साथ ट्रीट किया जाता है। जो उनके दांत होते हैं, हाथ होते हैं, इवन पैर होते हैं, उन सबको तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक उनके हाथों से नाखून तक उखाड़ दिए जाते हैं, और उन्हें तब तक भाई इतना जलील किया जाता है या इतना टॉर्चर किया जाता है कि जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और बेहोश होने के बाद उन्हें जो है उन्हें फांसी दी जाती है। और जब फांसी दी जाती है ना, तो उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो उनका जो शव होता है उसको ताबूत में बंद कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देते हैं। इतना बुरा जो है ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। इसी तरह और भी कई सारे लोग थे, जैसे हरिकिशन जो पंजाब के गवर्नर पे फायरिंग का प्रयास करते हैं, विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, इन्होंने दिसंबर 1930 में कलकत्ता की जो राइडर्स बिल्डिंग है उसमें गोलीबाजी शुरू कर दी थी। अब पता है इस फेज़ की जो सबसे ख़ास बात क्या है, इस फेज़ में आप नोटिस करोगे ना तो जो है विमेन पार्टिसिपेशन भी दिखता है, जो कि जो फेज़ फर्स्ट था उसमें नहीं था, विमेंस पार्टिसिपेशन नहीं था, पर यहाँ विमेंस पार्टिसिपेशन था। अब आप देख लो, जैसे 1933 में बीना दास जो थी, उन्होंने जब वो डिग्री लेने जा रही थी तो गोली मार दी, किसे? स्टैनली जैक्सन को। अब ये कौन था? तो ये था गवर्नर था बंगाल का। बंगाल के गवर्नर को डिग्री लेते वक्त, तो आप खुद सोच लो वो कितनी छोटी होंगी, उस समय पे उन्होंने स्टैनली जैक्सन को गोली से उड़ा दिया, गोली मार दी, जिसकी वजह से बेशक उन्हें जीवन भर जेल पे रहना पड़ा, जेल की सज़ा काटनी पड़ी, बट उन्होंने मार दिया। इसी तरह जो है प्रतिलता वांडेवर जो थी और जो कल्पना दत्त थी, ये दोनों ने जो है रेड की थी रेलवे इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे जो है इन्हें जो है भाई जो ये प्रीतिलता वांडेवर थी उनको जो है अरेस्ट होने से पहले ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ये जो कल्पना दत्त थी इस रेड के बाद जो है अरेस्ट इन्हें किया गया और ये खुशी खुशी जीवन भर के लिए जेल चली गई। वहीं जो है अब हम दूसरे नाम की बात करें तो शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे तिब्बत के, बंगाल के स्टेवेंस, उनको गोली मार के जो है उनकी हत्या कर दी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं, और ये तो कुछ चुनिंदा नाम है जो हमको पता लगे, और कुत्ते तो ऐसे होंगे जो हमें पता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, इंडिपेंडेंस के लिए जो है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी जो है मेहनत की और शहीद हुए। और वहीं जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ना, जिस समय जहाँ ये इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, वहीं दूसरी साइड जो है मास मूवमेंट चल रहा है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, जिसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।